गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के सेशन में हम देखेंगे इनवॉलंटरी कन्वर्जन्स, सेक्शन 1033। आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने अपना अमाउंट रियलाइज चेक कर लिया था, एडजस्टेड बेसिस चेक कर लिया उनको। प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद हमारा गेन निकलेगा, लॉस निकलेगा, जिसे हम बोलते हैं रियलाइज गेन, रियलाइज लॉस। अब उस गेन में से जो रियलाइज गेन है, कौन सा गेन रिकॉग्नाइज होगा और कौन सा लॉस रिकॉग्नाइज होगा, वो चेक करना है। यानी कि डेफर्ड गेन और नॉन टैक्सेबल गेन की जो कैटेगरी में हम स्टडी कर रहे थे, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं, हमने देखा था डेफर्ड गेन और डेफर्ड लॉस में ये ट्रांजेक्शन थी, जिसमें से हमने क्वालिफाइड लाइक एक्शन लास्ट सेशन में कवर कर लिया था। इस सेशन में हम कवर करेंगे इनवॉलंटरी कन्वर्जन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इनवॉलंटरी कन्वर्जन। अब इनवॉलंटरी कन्वर्जन का क्या होगा मतलब, एक टैक्स पेयर है जो अपनी मर्जी के बिना, यानी किसी रीजन के कारण अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहा है किसी दूसरी प्रॉपर्टी में। अ टैक्स पेयर मे सेल अ प्रॉपर्टी, एक्सचेंज इट, डिस्पोज इट बाय इनवॉलंटरी कन्वर्जन। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहा है या सेल कर रहा है किसी, किसके रीजन से, इनवॉलंटरी कन्वर्जन से। और ये रिजल्ट कब, मतलब इनवॉलंटरी कन्वर्जन क्यों होता है, किसके कारण होता है? अगर आपकी प्रॉपर्टी खराब हो गई है, चोरी हो गई है, सीज हो गई है, ठीक है ना, कंडमनेशन हो गया है, मतलब गवर्नमेंट ने, जैसे वो होता है ना कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं पर अक्वायर हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे ये बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस पॉइंट से क्या होता है, आपको वो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे देती है, तो आप क्या करोगे, सिमिलर प्रॉपर्टी खरीद लोगे। ठीक है। तो इसलिए क्या, इस रूल को लगाया जाएगा इन वॉलंटरी कन्वर्जन, यानी कि आप प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है, आपसे करवाया जा रहा है। आपका जैसे सपोज एक बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, वो गवर्नमेंट ने अक्वायर कर ली, आपको पेमेंट मिली गवर्नमेंट से, तो आपने सेम बिल्डिंग कहीं और ले ली। तो ये कन्वर्जन तो हुआ, लेकिन आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो इसे इनवॉलंटरी कन्वर्जन कहते हैं। इस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग, अगर पहले वाला जो प्रॉपर्टी आपने सेल आउट किया है, एक्सचेंज किया है, उस पे अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट आपको, जो गेन होगा, वो आपको डेफर्ड गेन की कैटेगरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये रूल इसी पे एप्लीकेबल है। एनी वॉलंटरी एक्ट, अगर आपने अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बेची है, उसके बाद उसे कन्वर्ट करोगे, तो ये इन वॉलंटरी कन्वर्जन में काउंट नहीं होगा। ये रूल कहता है कि अगर आपको कोई कन्वर्जन के बाद कोई गेन होगा ना, गेन रिलाइज होगा, तो उसके ऊपर आपको 1033 सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, और उस गेन के अकॉर्डिंग आपको वो सारा गेन डेफर्ड हो जाएगा। यानी कि जो गेन होगा उसको रिकॉग्नाइज हम नहीं करेंगे, उस गेन को डेफर्ड कर देंगे। अगर लॉस होगा तो उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा सिंपली। तो लॉस होगा तो मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज कर लो सेम ईयर में। In contrast to like a kind exchange, the tax treatment of gain from involuntary transaction is not limited to real। यानी कि जब हमने पढ़ा था लाइक काइंड एक्सचेंज, लाइक काइंड एक्सचेंज किस पे लगता था, प्योरली रियल प्रॉपर्टी पे लगता था, लेकिन वो कहता है ये सेक्शन रियल तक लिमिटेड नहीं है, रियल प्लस पर्सनल प्रॉपर्टी तक लिमिटेड है। यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड इसमें करोगे, बिजनेस से कनेक्शन जो भी है। ठीक है। तो इस स्लाइड को यहीं पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बेसिक बेसिक से पॉइंट है जो जो इसका क्रक्स पॉइंट है, इसको यहीं पे हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आपको 103 सेक्शन की डिटेल हमेशा याद रहे, इसके अंदर कवर क्या क्या होगा। सबसे मेजर पॉइंट इसमें, जो आपका एक्ट है ना, वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए, यानी अपनी मर्जी से नहीं बेचना। ठीक है ना। कोई आपका, इस कारणों से आपकी प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो रही हो, कौन से ये कारण है, ये लिखे हुए हैं। ठीक है। जब इस कारण से आपकी प्रॉपर्टी कन्वर्ट होगी, उसके ऊपर जो गेन आएगा ना, उस गेन पे 1033 सेक्शन कहता है कि आपने उस गेन को डेफर्ड गेन मानना है। ठीक है ना। और अगर लॉस हुआ, तो लॉस के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा, यानी कि आपको लॉस को उसी टाइम रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। और इस सेक्शन के अंदर रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों कवर होंगी। डन। ठीक है जी, ये हो गया हमारा बेसिक सा पॉइंट। अब बात करते हैं, इस प्रॉपर्टी से कन्वर्जन के बाद अगर कोई गेन होता है, तो गेन रूल क्या कहते हैं। वो कहते हैं, ओवरव्यू ले लो, इनवॉलंटरी कन्वर्जन इन द टैक्स पेयर जनरली रिसीव, क्या रिसीव करता है, अगर कोई प्रॉपर्टी हमारी कन्वर्ट हो रही है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। अगर हमारा कोई थेफ्ट हो गया है या लॉस हो गया है, तो इंश्योरेंस से प्रोसीड मिल सकता है, कंडमनेशन अवार्ड मिल सकता है, अदर फॉर्म ऑफ कंपनसेशन कुछ भी मिलेगा। ठीक है ना। तो उससे हम क्या करेंगे, उससे क्या पर्पस हमारा सोल्व होगा,
अब सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी थेफ्ट हो गई या लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस प्रोसीड मुझे मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रॉपर्टी को सेम परचेज कर लूंगा, देखूंगा कि मुझे वो प्रॉपर्टी कितने मिल रही है, थोड़ा और पेमेंट डाल के अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा, सेम नई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लूंगा। तो वो यही कहता है टैक्स पेयर रिसीव करता है ये अमाउंट है दैट एम टू रीस्टोर हिम टू द पोजीशन ही हेल्ड राइट बिफोर द कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन से पहले जो आपकी प्रॉपर्टी थी आप उसको दोबारा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब कहता है रूल, कौन सा रूल, गेन रूल। इफ द टैक्स पेयर रिसीव ए रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको इन प्रोसीड के अलावा डायरेक्ट आपको रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ही मिल गई और आपको पहले पेमेंट मिल गई, फिर आपने उस पेमेंट को कन्वर्ट कर दिया रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में, और ये रिप्लेसमेंट कब करनी है, स्पेसिफाइड पीरियड में, आपको कोई टाइम दिया होगा उसके बिटवीन ही आपने ये रिप्लेसमेंट करनी है। सो जो इन गेन होगा ना इस ट्रांजेक्शन से, जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी होगी उसको कन्वर्ट करने के बाद जो गेन हुआ, तो उस गेन को हम अपनी ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी डेफर्ड कर देंगे। तो उन्होंने रूल क्या बताया, आपने कन्वर्टेड प्रॉपर्टी को किस में कन्वर्ट किया, ये कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है, आपने रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया, इस कन्वर्जन के दौरान अगर कोई गेन होता है तो उस गेन को हम डेफर्ड गेन मानेंगे, लेकिन ये जो कन्वर्जन आपने करना है वो कितने में करना है, एक टाइम पीरियड दिया होगा आपको, ठीक है ना, वो टाइम पीरियड के बिटवीन करना है। ठीक, चलो अब कहता है एक्सेप्शन। कहता है एक्सेप्शन में क्या है, अब सपोज करो आपको, आपकी बिल्डिंग थी जो कन्वर्ट हुई, आपको प्रोसीड 1 लाख मिल गई, आपने जो न्यू प्रॉपर्टी ली ना, अपना रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ली, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ये कन्वर्टेड प्रॉपर्टी, इसकी आपको मिली 1 लाख कैश मिला, आपने रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में 90,000 लगाया, ठीक है, 10,000 ने लगाया, तो कह रहा जितना आप उसमें रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, मतलब री इन्वेस्ट नहीं करोगे, वो आपको हम उसका गेन मान लेंगे। एन एक्सेप्शन अप्लाइज व्हेन द टैक्स पेयर डज नॉट री इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट, अगर जैसे 1 लाख था, 1 लाख का 90 लगाया हमने, तो पूरा अमाउंट नहीं लगाया, तो कहता है इन विच गेन शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर द एक्सेस ऑफ द अमाउंट रियलाइज ओवर अमाउंट री इन्वेस्टेड। अमाउंट रियलाइज कितना था यहाँ पे, 1 लाख था, री इन्वेस्टेड कितना था, 90,000 था, तो गेन कितना हो गया, 10,000 का हो गया। तो ये सिंपल सा एक्सेप्शन है। तो इस एक्सेप्शन को भी और रूल को भी एक बार दोबारा कवर कर लेते हैं यहीं पर ही। गेन क्या कहता है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इनवॉलेंटरी कन्वर्टेड हो रही है, ठीक है ना, उस गेन को हम आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर आप दिए हुए टाइम में अपनी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हो और अक्वायर कर लेते हो, तो आपको हम उस गेन को डेफर्ड गेन मानेंगे और आपकी इनकम में ऐड नहीं करेंगे। एक्सेप्शन कहा था कि आपको सारी की सारी अमाउंट री इन्वेस्ट करनी है, अगर आपने कुछ भी अमाउंट, जो आपको अमाउंट रिलाइज हुआ है, अपनी जेब में डाला, यानी कि सेव किया, इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसको हम गेन मान लेंगे। तो ये उसका रूल और उसका एक्सेप्शन दोनों कवर हो गए हमारा। अब गेन रूल क्या कहता है, गेन रूल कहता है अब आपने प्रॉपर्टी तो कन्वर्ट कर ली, ठीक है ना, कन्वर्टेड प्रॉपर्टी को रिप्लेस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया, उस गेन को हमने डेफर्ड भी कर लिया, ठीक है। अब जो ये रिप्लेस प्रॉपर्टी है ना, इसका बेसिस कितना होगा वो बताओ, ठीक है, और होल्डिंग पीरियड। बेसिक रूल क्या कहता है, द बेसिस एंड द होल्डिंग पीरियड ऑफ द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी आर सिमिलर सेम एज द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी, ठीक है, जो इसका बेस था, जो इसका होल्डिंग पीरियड था, वो सेम का सेम रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ना गेन बुक किया कुछ भी नहीं किया, तो सेम रहेगा। इन अनदर वे द बेसिस ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ द न्यू वैन, न्यू प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी, डेफर्ड गेन। तो ये क्या है, ये दूसरा फॉर्मूला है, बेसिस निकाल लेगा, इसको एग्जाम्पल में हम कवर करेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी के लिए हम मानते हैं कि जो बेसिस है और जो होल्डिंग पीरियड है वो सेम का सेम रहेगा, किसका, रिप्लेस प्रॉपर्टी का। वो कहता है अगर आपने ना डिसिमिलर प्रॉपर्टी खरीदी, यानी कि सेम प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, क्योंकि हमारा मुद्दा क्या था, यहां पर हमारा पर्पस था कि उसकी पोजीशन को रिस्टोर करना, किसकी, टैक्स पेयर की। जैसे कन्वर्जन से ये हुआ कन्वर्जन, इससे पहले जैसे हमारी प्रॉपर्टी थी, सेम प्रॉपर्टी यहां पर आ गई, तो हमारी सेटिस्फेक्शन होगी कि हमारा पोजीशन सेम है। तो कहता है अगर आपने यहां पर प्रॉपर्टी डिसिमिलर ली, वो प्रॉपर्टी नहीं ली, तो उस केस में जो भी गेन आपका बनेगा, कब बनेगा, जब हम प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी हमारी कन्वर्टेड हुई इनटू मनी, फिर हमने डिसिमिलर प्रॉपर्टी ले ली, या हमने पहले ही डिसिमिलर प्रॉपर्टी ले ली, तो जितना भी गेन हमारा रियलाइज हुआ ना, तो हम उसे रिकॉग्नाइज गेन में कन्वर्ट कर लेंगे,
ठीक है। और बेसिस भी क्या मानेंगे उस केस में, जो हमने नई प्रॉपर्टी खरीदी है, जितने में हमने खरीदी है तो वो मानेंगे। अब सपोज करो मेरी यहाँ पर 1 लाख रुपया मेरी मुझे कैश मिला, ठीक है ना, और मेरा जो प्रॉपर्टी कन्वर्टेड प्रॉपर्टी थी, जो मेरी पहले प्रॉपर्टी थी, उसका बेसिस 10,000 था और 90,000 था, तो मैंने 1 लाख में बेच दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा कंसिडरेशन माइनस बेसिस करूंगा, 10,000 का मेरा गेन आया जो लाइज गेन था, तो इसको मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा सिंपली, 10,000 को रिकॉग्नाइज कर लूंगा। और इस 1 लाख से मैं नई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, 95 की खरीदूं, लाख की खरीदूं, 90 की खरीदूं, जितने में भी खरीदूंगा, तो मेरा कोस्ट बेसिस अकॉर्डिंग उसका बेसिस डिसाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। डिसिमिलर प्रॉपर्टी में क्या बताया कि अगर डिसिमिलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे या कन्वर्ट करोगे तो जितना गेन आएगा उसे रिकॉग्नाइज करोगे, और जो नई प्रॉपर्टी आप खरीदोगे जिसे डिसिमिलर डिसिमिलर प्रॉपर्टी कह रहे हैं, तो जितने की खरीदोगे वो हमारा बेसिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। पहले मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि हमारा हमने कवर क्या क्या किया है, क्योंकि लॉस तो इसमें कवर होता नहीं है, तो उसको यहीं पर इनवॉल्यूटरी कन्वर्जन को समझ लो। इनवॉल्यूटरी कन्वर्जन में क्या है कि हमने एक प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों आएंगी, दोनों हम किसी कारण से कन्वर्ट करेंगे, उस पे आने वाले गेन को हम गेन नहीं मानेंगे, डेफर्ड गेन मानेंगे। और अगर लॉस आया, लॉस को हम 1033 सेक्शन का जो रूल है वो अप्लाई नहीं करेंगे, उसे उसी साल में लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। गेन हमने समझ लिया, गेन में वही है, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है। अगर टाइमली रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी आपने कर ली है तो उस केस में हम गेन को डेफर्ड मान लेंगे। एक्सेप्शन बोला, पूरा का पूरा पैसा अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, जितना पैसा आपने बचाया उस पैसे को हम रिकॉग्नाइज गेन की तरह अपनी इनकम में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और होल्डिंग और बेस को आपने कह दिया कि सेम ही आएगा, ठीक है ना, सेम है। ये फॉर्मूले को हम एग्जांपल में समझेंगे कैसे है। डिसिमिलर प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी को सिमिलर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं किया, तो उस केस में क्या है कि जितना भी गेन रियलाइज हुआ उसे हम रिकॉग्नाइज मान लेंगे, और बेसिस नई प्रॉपर्टी का कितना होगा जितने पे हम उसे खरीदेंगे। डन। अब लेते हैं एग्जांपल। इस एग्जांपल में राहुल है, जो एक वैन को ओन करता है, उसे यूज करता है, किसी कारण से उसकी वैन खराब हो गई, यानी कि फायर लग गई। तो जिस टाइम उसकी कार को वैन को फायर लगी तो रजिस्टर्ड बेसिस कितना था, 25,000 का था, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 26,200 की थी। तो राहुल ने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया, उसको मिला 29,000। अब 25 के बदले में उसे मिल गया 29,000, तो यहाँ पे रियलाइज गेन कितना हुआ, 4,000 का हुआ, वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उन्होंने यही पूछा था रियलाइज कितना हो। सेकंड केस में वो कहते हैं, अज्यूम करो 5 महीने के बाद राहुल ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रोसीड कर 5 महीने के इंश्योरेंस प्रोसीड मिलने के 5 महीने के बाद उसने एक नई वैन खरीद ली, कितने खरीदी, 28,000 की। तो उसको 29,000 मिला, 29 में से उसने 28 को इन्वेस्ट कर लिया, 1,000 रह गया। तो अगर हम पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो एक्सेप्शन रूल अप्लाई हो जाता है, तो जितना उसने इन्वेस्ट नहीं किया उसे हम गेन मान लेंगे। तो रिकॉग्नाइज गेन कितना हो गया, 1,000 हो गया। तो नया बेसिस कितना बना, जितना उसने इन्वेस्ट किया था, कि उसका पिछले वाले का बेसिस मानेंगे। हमने पढ़ा था, जो हमारी कन्वर्टेड प्रॉपर्टी होगी, कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हमारी रिप्लेस प्रॉपर्टी में जाएगी, तो उसके बेसिस को हम वही मान लेंगे जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी का था। तो यहाँ पर आंसर कितना है, 25,000। अब ये नए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका एक और फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला था, बेसिस ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी। अब बेसिस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी क्या, एक्विजिशन ऑफ ए न्यू न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पे वैन लिखा रह गया मेरा, यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर्मूले में है। अब उस केस में कितने की प्रॉपर्टी हमने अक्वायर की है, 28,000 की खरीदी है, और डेफर्ड गेन कितना है, ये देखो। इस केस में हमारा रिकॉग्नाइज रियलाइज गेन 4,000 का था। हमने सेकंड केस के अंदर अपना रिकॉग्नाइज गेन कितना है हमारा, 1,000 का। तो मेरा डेफर्ड गेन कितना हुआ, 3,000 का। तो यहाँ पे 3,000 लिखो। और नई प्रॉपर्टी मैंने कितने की खरीदी है, 28,000 की। इसने लिखा ना 28,000 की परचेज की है, 28। 28 में से 3 माइनस करें तो कितना बना, 25। 25,000 आ रहा है, और मेरा आंसर 25 ही था, ठीक है ना, क्योंकि उसका एडजस्टेड बेसिस कितना था, 25 था, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द बेसिस इन द होल्डिंग पीरियड ऑफ द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी आर सेम एज कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। तो सेम ही रखना है, अगर आप फॉर्मुला लगा लोगे तब भी सेम आएगा, अगर आप वैसे ही बना लोगे उसको तो तब भी वो सेम ही बैठेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब वो कहता है केस 3, अज्यूम करो उसने ना जो 29,000 मिला था उसको इंश्योरेंस प्रोसीड से, उसने 26,000 की तो गाड़ी खरीद ली, 3,000 का उसने अपना लोन उतार दिया।
तो हमने कहा था कि जितना इन्वेस्ट नहीं करोगे वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो यहाँ पर कितना इन्वेस्ट उसने किया, 26 किया, कितना नहीं किया, 3 है, तो 3 को हम रिकॉग्नाइज गेन कर लेंगे। अब उसका बेसिस कितना आएगा, पुराने वाला ही आएगा। तो उस फॉर्मूले अकॉर्डिंग भी कर लेंगे, हमने नई प्रॉपर्टी कितने खरीदी, 26 की, हमने गेन कितना रिकॉग्नाइज नहीं किया, टोटल हमारा 4 था, जिसमें 3 को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो एक बचा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो फॉर्मूले अकॉर्डिंग चलोगे तब भी ये आएगा, दूसरे अकॉर्डिंग चलोगे तो तब भी बैठेगा 25। ठीक है, ये हो गया हमारा गेन रूल। अब है लॉस रूल। लॉस रूल में ना हमको हमेशा पता होना चाहिए कि 10333 के अंडर अगर इनवॉल्यूटरी कन्वर्जन हो रही है और लॉस आ रहा, तो वो लॉस रूल इसके रूल पे नहीं आएगा। लॉस जब भी आया तो ये रूल कभी अप्लाई नहीं होगा। वो कहता है लॉस रिलेटेड टू बिजनेस और इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रिकॉग्नाइज व्हेन लाइज। जब भी लॉस आपका बुक हुआ तो आपको वो रिलाइज हुआ तो आपको रिकॉग्नाइज करना ही करना है। लेकिन आपको लॉस अगर पर्सनल यूज एसेट से है तो ना वो रिकॉग्नाइज होगा और ना ही वो पोस्टपोन होगा, यानी कि डेफर्ड होगा। ये लाइन तो हमें हमेशा पता है कैपिटल गेन के अंदर। अगर मेरी पर्सनल यूज प्रॉपर्टी है, जैसे कार हो गया, घर हो गया, उस पर कोई लॉस है तो वो लॉस कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करना। ये लाइन हमें शुरू की पता है कैपिटल गेन की सीरीज से। और वो कह रहा है कि अगर लॉस आ गया, इनवॉलंटरी कन्वर्जन है नहीं है, इनवॉलंटरी कन्वर्जन अगर हो रही है और वो भी बिजनेस प्रॉपर्टी है और इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, तो रियलाइज उसी टाइम ही कर लो, रिकॉग्नाइज उसी टाइम ही कर लो। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ यू लूज ए मनी ऑन ए सेल ऑफ ट्रांजेक्शन, सेल और डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी, तो रिकॉग्नाइज और रिपोर्ट दैट लॉस राइट अवे ऑन योर टैक्स रिटर्न, यू कैन नॉट डिले और अवॉइड पेइंग टैक्स। मतलब ये तो सेम ही लाइन हो गई कि अगर लॉस है तो उसे अपने रिटर्न के अंदर मेंशन करो। अब वो कहता है वही एडजस्टेड प्रॉपर्टी हमारी 25,000 की है, आग लगी तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला, 18 का मिला। तो इस केस में कि हम क्या करेंगे, 7,000 का बुक कर लेंगे सिंपली। लॉस, लॉस आ रहा है ना, गेन तो आया नहीं है। तो गेन नहीं आया तो क्या रहा उसमें, सेम वैसे का वैसे ही रहा। राहुल शुड रिकॉग्नाइज एंटायर लॉस अमाउंट व्हेन रियलाइज। डन, सिमिलर रहा इसमें। ठीक है, ये मेरे तीनों के तीनों केस हो गए। अब वो कह रहा है कि 1033 में हमने समझ लिया कि आपने बता दिया कि ओवरव्यू क्या है, कि इसका ट्रांसफर करोगे, गेन आएगा तो उसे डेफर्ड कर लोगे, लॉस आएगा तो उसे रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, कहता है लेकिन 1033 की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है, वो कहता है एज मेंशन अबव फॉर द टैक्स पेयर टू बी एलिजिबल फॉर नॉन रिकॉग्निशन ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही बात बोली कि हमने टैक्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो कह रहा है ये ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको जो टैक्स पेयर शुड री इन्वेस्ट द इंश्योरेंस प्रोसीड इन ए रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात, ये भी हमने पढ़ लिया था ऊपर कि आपको इन्वेस्ट करनी ही है, नहीं करोगे तो जो गेन राइज हुआ उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इन एडिशन द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी शुड बी एक्वायर्ड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। बिल्कुल ये लाइन भी हमने ऊपर पढ़ी थी, यानी कि कन्वर्टेड प्रॉपर्टी की कन्वर्जन हुई, पैसे हाथ में आए, तो इसको आपने एक तो री इन्वेस्ट करना है और टाइम पे करना है। ये दो बातें हमें क्लैरिटी में। और वो कहता है डेफिनेशन क्या है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी की, हम शुरू से पढ़ तो रहे हैं कि कन्वर्टेड प्रॉपर्टी को रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है। तो कह रहा है डेफिनेशन क्या है, तो कहता है जो डेफिनेशन है ना, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी शुड बी सिमिलर, रिलेटेड इन सर्विसेज और सिमिलर यूज की होनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम इसको पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। द डेफिनेशन ऑफ रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी डिफर्स बेस्ड ऑन वेदर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। वो कहता है जो आपकी प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो रही ना, अब इसके अंदर ना रियल की प्रॉपर्टी की बात भी की हुई है, पर्सनल प्रॉपर्टी की बात भी की हुई है। तो कहता है जो आपकी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है ना, वो डिपेंड करती है आपके ऑनर पे। ऑनर उसे इन्वेस्ट की तरह ले रहा है या यूजर की तरह ले रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं कि अगला ऑनर इन्वेस्टर। ऑनर इन्वेस्टर ना, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो उस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तभी आप इन्वेस्टर मानोगे ना। एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑनर इन्वेस्टर वुड बी टैक्स पेयर हु ओन्स अ प्रॉपर्टी। बिल्कुल सी बात है, ऑनर तभी बना। और रेंट इट टू अनदर पार्टी। ए ऑनर इन्वेस्टर में बी लेसर। सिंपली बात है, मैंने यहां पर एक रेंशियल प्रॉपर्टी ली, उसे रेंट पे दे दिया। मैं क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टर हूं उस प्रॉपर्टी का और उसे यूज कर रहा हूं इनकम प्रोड्यूस करने में। और ऑनर इन्वेस्टर द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज इन सिमिलर वे। अब इस घर को, बिल्डिंग को मैंने कन्वर्ट किया, तो उसको मैंने दोबारा ऐसी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करूंगा जो मेरा सिमिलर यूज लेके आए। पहले भी रेंट पे थी, अब भी रेंट पे है। इन अदर वर्ड्स द टैक्स पर यूज टेस्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं रेंटल प्रॉपर्टी को
रेंटल अपार्टमेंट बिल्डिंग है उसको मैं रिप्लेस कर दूं किसमें, अपने घर में। क्योंकि मेरा अगर मैं पर्सनल रेजिडेंट घर में लेके जाऊंगा तो मेरा यूज टेस्ट खत्म हो गया ना। पहले मैं रेंटल प्रॉपर्टी बना के बैठा था, अब मैंने उसे पर्सनल रेजिडेंट बना लिया। तो इस ब्याह पे वो कहता है कि आपका यहाँ पे यूज टेस्ट नहीं हो रहा, तो ये आपकी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी नहीं हुई। इन अदर वर्ड्स दैट टैक्स ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स पर कन्वर्टिंग ए रेंटल अपार्टमेंट बिल्डिंग मे रिप्लेस विद अनदर रेंटल अपार्टमेंट या अनदर प्रॉपर्टी दैट प्रोड्यूस इनकम। ठीक है ना, वो ऐसी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेगा जिससे उसकी प्रॉपर्टी से इनकम प्रोड्यूस हो। तो ये तो हो गया ऑनर इन्वेस्टर, जिसमें एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको इन्वेस्ट पे लगा दिया, यानी कि रेंट पे बैठा दिया कि अपनी यहाँ से अर्निंग होगी। अब वो अगर उस प्रॉपर्टी को किसी और प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है जो उसे इनकम प्रोड्यूस ना करके दे, तो वो इनवॉल्यूंटरी कन्वर्जन में काउंट नहीं होगी, क्योंकि उसका सिमिलर यूज तो खत्म हो गया। उसका मेन मोटिव क्या था, पैसा कमाना, तो पैसा तो कमाना था, वो खुद यूज कर रहा प्रॉपर्टी को। ठीक है। अब वो कहता है फंक्शनल यूज टेस्ट। फंक्शनल यूज टेस्ट कब होता है, जब वो उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में यूज करे। ऊपर क्या था, उसने प्रॉपर्टी को ऑन किया, यहां भी ऑन कर रहा है, वहां पे रेंट पे दे रहा था, यहां पर वो रेंट नहीं, वो खुद यूज कर रहा है, किसमें, अपने बिजनेस में कर रहा है। द रूल दैट अप्लाई टू ऑनर यूजर आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोस एप्लीकेबल टू ऑनर्स। अब ऊपर वाले केस में क्या था, उसने रेंटल अपार्टमेंट था, उसके अंदर कुछ भी उसने और बिल्डिंग बना ली, कुछ भी रेंटल अपार्टमेंट में कुछ भी और बिल्डिंग बना ली, उस बिल्डिंग को वो क्या कर रहा है, रेंट पे दे रहा है, दे रेंट पे दे रहा है, लेकिन नेचर चेंज हो गया। अब इस केस में कह रहा है कि जो ऑनर यूज के अंदर है ना, फंक्शनल टेस्ट में, उसमें ना थोड़े रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो कैसे कहता है कैसे, द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी मस्ट हैव द सेम यूज टू द ऑनर, सेम यूज होना चाहिए। अब वो कहता है सेम यूज क्यों नहीं हो सकता, अब कोई भी प्रॉपर्टी लाओगे तो सेम यूज कर लेंगे। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता। कहता है फॉर एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज नॉट कंसिडरिंग ए रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी फॉर ए होलसेल ग्रोसरी वेयर हाउस। अब मेरा एक टैक्स पेयर है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है और ग्रोसरी वेयर हाउस भी है। वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एक मशीन को उठा के ग्रोसरी वेयर हाउस में लगाएगा तो यूज तो सिमिलर नहीं हुआ ना, तो यूज तो डिफरेंट हो गया। तो इसलिए कह रहा है कि फंक्शन सेम होना चाहिए। डन हो गया। तो इस पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्लेसमेंट जो प्रॉपर्टी आपकी होगी वो ऑनर पे डिपेंड करेगी। ऑनर उसे इन्वेस्टर के ब्याह पे रख के बैठा हुआ है या यूजर के पॉइंट पे है। इन्वेस्टर के पॉइंट पे होगा तो उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करेगा, रेंट पे देगा, इनकम प्रोड्यूस करेगा। अगर उसकी प्रॉपर्टी कन्वर्जन के बाद इनकम प्रोड्यूस नहीं कर पाई तो वो ऑनर इन्वेस्टर का यूज डेट मेट नहीं कर पाएगा। और फंक्शनल यूज में क्या है कि सिमिलर फंक्शन उसका यूज पे आना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर की पॉइंट्स क्या है, सिंपली और सिंपली यूज टेस्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए, सेम यूज होना चाहिए। डन। और ये रेंटेड रेंटेड होता है, लेसर होता है इसके अंदर पॉइंट, और ये यूज इन ट्रेड बिजनेस होता है सिंपली। ठीक है नी। अब वो कह रहा है प्रॉपर्टी कंडमनेशन। इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है ना, गवर्नमेंट अपने फोर्स से लेती है, इतना फोर्स करती है कि टैक्स पेयर को प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि आपके रूल ना हल्के से फ्लेक्सिबल है। वो कहता है क्यों, कहता है फॉर एग्जाम्पल एन इम्प्रूव्ड रियल प्रॉपर्टी मे बी रिप्लेस विद अनइम्प्रूव्ड रियल प्रॉपर्टी। यानी कि बिल्डिंग एक्वायर करी, उसने आगे लैंड में परचेस कर ली, तो कह रहा है इस केस में हम अलाउ कर देंगे। ठीक है। वो कहता है टाइम पीरियड। अब आपको टाइम पीरियड कितना मिलेगा आपकी, आप प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर पाओ। वो द टैक्स पेयर नॉर्मली हैज ए 2 year पीरियड आफ्टर द क्लोज ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द गेन वाज रियलाइज्ड टू रिप्लेस द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। ठीक है, विद अनदर क्वालिफाइंग प्रॉपर्टी। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से, नेक्स्ट पेज पे है। अ टैक्स पेयर ऑफिस बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर December 4, 2003 में। ऑन अप्रैल 2004 the taxpayer received insurance proceed and decided to use the entire amount to acquire a replacement property। अब उसने क्या करा 2004 में, अप्रैल 10 अप्रैल 2004 में उसने डिसाइड किया कि मैं इस प्रॉपर्टी के प्रोसीड को यूज करूंगा रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में। तो कहता है रिप्लेसमेंट पीरियड कितना हुआ उसका, तो हमने कहा था जिस साल में उसका गेन निकलेगा, यानी कि 2004 में उसका गेन निकला पूरा, उसने यहां पर गेन निकाल लिया, उस साल के एंड के बाद, आफ्टर दिस ईयर 2 year एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि उसको कितना टाइम मिलेगा, 31/12/2006, ये टाइम में आ गया। एंड्स कितना हुआ, 31/12/2006 तक। स्टार्ट कब से हुआ, अप्रैल 10, 2004। डन हो गया। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हो गया। डन जी। ठीक है। द टैक्स पेयर नॉर्मली हैज ए 2 year पीरियड आफ्टर द क्लोज ऑफ द टैक्स ईयर इन विच गेन रियलाइज। टैक्सेबल ईयर कौन सा था हमारा, 2004 का था ना एग्जाम्पल में, उसके 2 साल के बाद तक हम उसे इंक्लूड रखेंगे।
वो कहता है अगर आपकी कोई बिजनेस प्रॉपर्टी को कंडेम्न कर लिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 3 साल लेंगे। और वो कहता है कि अगर आपका पर्सनल रेजिडेंट अगर इस केस में आ गया, डिस्टर्ब हो गया, तो आपको 4 साल दे देंगे। लेकिन जो पर्सनल यूज प्रॉपर्टी, पर्सनल रेजिडेंट क्या होता है, पर्सनल यूज प्रॉपर्टी होती है, तो हमेशा याद रखना पर्सनल यूज प्रॉपर्टी कोई भी होगी, उसका कंडेमनेशन अगर हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो फेडरली डिक्लेयर्ड डिजास्टर एरिया में होना चाहिए तभी है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका ये मेजर पॉइंट था, ठीक है। अगर इस केस में वो आ रहा है तो तब करके फेडरली डिक्लेयर्ड डिजास्टर एरिया होना चाहिए, ठीक है, 4 साल। तो रिप्लेसमेंट टाइम कब स्टार्ट होगा, पीरियड स्टार्ट होगा व्हेन इनवॉलंटरी कन्वर्जन और द थ्रेट ऑफ द कंडमनेशन अकर्स, ठीक है। अब इस केस में मेरा ये पीरियड रिप्लेसमेंट स्टार्ट कब हुआ, मैंने ऑन अप्रैल 2004 को मैंने अपनी प्रोसीड ली, उस दिन डिसाइड किया कि मैं इसको रिप्लेस करूंगा, ठीक है। इनवॉलंटरी कन्वर्जन मुझे उस दिन को पता ना मुझे करना पड़ रहा है, तो यहां से कब स्टार्ट हुआ, 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये था सेक्शन 1033। इसके समरी पॉइंट्स ये हैं। इनवॉलंटरी कन्वर्जन में हमने क्या देखा, ड्यू टू डायरेक्शन, थेफ्ट, सीजर, कंडमनेशन और थ्रेट ऑफ कंडमनेशन, इसके पॉइंट से सेक्शन 103 अप्लाई होगा, जिसके अंदर हमें टैक्स ट्रीटमेंट को पता चलेगा कि इसको हमने गेन को डेफर्ड करना है, अगर इस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर गेन आया तो उसको डेफर्ड गेन मानेंगे। गेन एंड लॉस क्या है, सारा का सारा री इन्वेस्ट कर दोगे तो गेन को हम क्या मानेंगे, डेफर्ड मानेंगे। अगर आपने लॉस आ गया तो इस सेक्शन पे वो अप्लाई नहीं होगा, 1033 नहीं होगा, सारा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डेफरिंग गेन क्या है, अगर आप सिमिलर प्रॉपर्टी के अंदर अगर गेन हमारा क्या हुआ है, सिमिलर प्रॉपर्टी में है तो हम इसे गेन को डेफर करेंगे। अगर उसने कोई भी पार्ट री इन्वेस्ट नहीं किया तो जितना गेन री इन्वेस्ट नहीं हुआ उसको हम रिकॉग्नाइज मान लेंगे, और अगर डिसिमिलर प्रॉपर्टी में गया तो उस गेन को हम रिकॉग्नाइज मान लेंगे। ये भी एग्जांपल हमने देख लिया था। बेसिस हमने पढ़ा, कैरी ओवर होगा, सिमिलर होल्डिंग पीरियड और बेसिस को सेम कैरी ओवर करेंगे। प्रॉपर्टी रिप्लेसमेंट कब स्टार्ट होगी, मस्ट बी सिमिलर, सॉरी स्टार्ट नहीं, प्रॉपर्टी रिप्लेसमेंट मेन क्या होगी, जो सिमिलर होगी और यूजर इन सर्विस सिमिलर पॉइंट पे जाएगी, ओरिजिनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगी। ऑनर इन्वेस्टर में क्या था, यूज्ड फॉर सिमिलर इनकम प्रोड्यूसिंग, यानी कि रेंटल आना चाहिए हमें, अगर प्रॉपर्टी हम कोई भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो उससे रेंट ही जनरेट होना चाहिए। पर्सनल रेजिडेंट में कन्वर्ट करोगे तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगी। ऑनर यूजर क्या था, फंक्शनल सेम करनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी कंडेमनेशन में हमने कहा था कि फ्लेक्सिबल रूल्स हैं, यानी कि बिल्डिंग की जगह आप लैंड ले सकते हो। अब ऊपर में क्या था, इन्वेस्टर में अगर मैं बिल्डिंग की जगह लैंड लेता, ठीक है ना, तो मेरा रेंटल आ रहा था, तो कह रहा है इस केस में हम ये अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर बिल्डिंग की जगह लैंड लेंगे, लैंड से रेंट तो आना नहीं है, लेकिन अगर इस केस में हम अलाउ करते हैं, आपको माना जाएगा। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी हमें पता है नॉर्मली क्या है, नॉर्मली 2 साल है। बिजनेस प्रॉपर्टी अगर यूज होती है तो 3 साल है। और प्रिंसिपल रेजिडेंट वो भी कौन सा, डिजास्टर एरिया में हो तो 4 साल है। स्टार्ट रिप्लेसमेंट पीरियड कब से है, इनवॉलंटरी कन्वर्जन और थ्रेट ऑफ कंडेमनेशन अकर्स, तो यहां से हम इस पीरियड को कंटिन्यू मानेंगे। सो आज का सेशन हमारा था 1033 इनवॉलंटरी कन्वर्जन। इसमें हम बेसिक से पॉइंट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारी सीरीज चली थी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन की, जिसके अंदर जो गेन राइज राइज होता है उसको रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना, उस पॉइंट के ट्रांजेक्शन को हम कवर कर रहे थे, जिसमें आज बात थी इनवॉलंटरी कन्वर्जन की। इसमें हमने देखा कि अगर कोई प्रॉपर्टी इनवॉलंटरी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रही है तो उससे जो रिजल्ट से जो गेन आ रहा है उस गेन को हम डेफर्ड गेन मानेंगे, और जो लॉस आ रहा है लॉस को हम मानेंगे रिकॉग्नाइज, यानी कि डेफर्ड गेन नहीं मानेंगे, उस साल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और ये जो कन्वर्जन है ये रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी पर लगता है। गेन देख लिया हमने, सारा का सारा हमें इन्वेस्ट करना है, अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसे हम रिकॉग्नाइज गेन में कन्वर्ट कर लेंगे, और रियलाइज गेन को रिकॉग्नाइज गेन में कन्वर्ट कर लेंगे। और सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिससिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। बेसिस और होल्डिंग पीरियड क्या है, सिमिलर रहेगा, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल से लॉस रूल्स नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और अगर लॉस हमारा हो रहा है तो उसको हम बुक उसी टाइम कर लेंगे, यानी कि रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमारे एग्जाम्पल थे। रिक्वायरमेंट में उसने बताया डेफिनेशन, ऑनर इन्वेस्टर और ऑनर यूजर। ऑनर इन्वेस्टर में हम प्रॉपर्टी को ऑन करेंगे और उसे रेंट पे देंगे, और उस प्रॉपर्टी को अगर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करने के बाद हम उसे पर्सनल रेजिडेंट नहीं बना सकते, क्योंकि पर्सनल रेजिडेंट पे हमें रेंट नहीं मिलेगा, तो वो इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। फंक्शनल यूज टेस्ट सेम होना चाहिए, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की प्रॉपर्टी है उसको कन्वर्ट करके हम ग्रोसरी वेयर हाउस की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
प्रॉपर्टी कंडमनेशन में हमने कहा था कि रूल हल्के से फ्लेक्सिबल है, टाइम पीरियड 2 साल है, नॉर्मली 3 साल वीनस प्रॉपर्टी को, और प्रिंसिपल रेजिडेंट को 4 साल, वो भी फेडरली डिक्लेयर्ड रैशर एरिया में। ठीक है, सो ये था हमारा इनवॉलंटरी कन्वर्जन, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है। अगर आपको ये कोर्स के रिगार्डिंग और फॉर्म 1040 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय।